अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं आ गया हूँ अपने नई क्रैश कोर्स के साथ। ट्रांसपोर्ट लेयर ही हमारा कंटिन्यू हो रहा है। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाएंगे, प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे। प्रीवियस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने शुरू किया था हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, और अब हमारा ये सेकंड क्रैश कोर्स है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही। आप बोल सकते हैं फर्स्ट फेज था वो, ये सेकंड फेज है जिसमें हम लोग तमाम एडवांस नेटवर्क डिजाइन वगैरह पढ़ेंगे। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। था ये शुरू करते बिफोर वेस्टिंग इन टाइम, एडवांस नेटवर्क डिजाइन। मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट को आपको ऑर्डर में फॉलो करना है। तो प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है ट्रांसपोर्ट लेयर, तभी मैं ये मान के चला हूँ आप देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, अदरवाइज बहुत सारा चीज़ इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज मॉडर्न टेक्निक्स और स्मार्ट डिजाइन पढ़ेंगे, और हम लोग बेसिकली एक इंजीनियर की तरह सोचेंगे कि अगर ये अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है। ये सब आज के क्रैश कोर्स में कवर होने वाला है। और जैसे आप देख सकते हैं एकदम कॉम्प्लेक्स सा पिक्चर है कि ये इंटरनेट है, ये मॉडर्न फायरवॉल्स, और किस तरीके से मतलब पूरा काम कर रहा है सब कुछ, ये हम लोग समझेंगे कि ऐसे डिजाइन कैसे किया जाता है। एडवांस नेटवर्क डिजाइन इज मल्टी फैक्टर्ड डिसिप्लिन, यानी जब भी आप एडवांस नेटवर्क डिजाइन पे जाते हैं ना, तो ये मल्टी फैक्टर डिसिप्लिन होता है, यानी बहुत सारे डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। दैट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, शेपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ डिजिटल एरा। यानी कितने अच्छे से, कितना डिसिप्लिन तरीके से और कितना स्ट्रेटेजिक वे में, और साथ ही साथ आप कितना यानी प्लानिंग करते हैं और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ये चीज आपके पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको शेप देता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझते हैं ना, सब कुछ कैसे करके काम कर रहा है, और ये बनता है बैकबोन डिजिटल एरा का, ठीक है। और फिर स्केलेबिलिटी और बहुत सारा चीज उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही गलत है तो फिर आपको वो काइंड ऑफ एक रीफैक्टर करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए डिसिप्लिन ये सब फॉलो किया जाता है बनाने से पहले प्रोजेक्ट को। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस आज के क्रैश कोर्स में क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए। डेवलप स्केलेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर टू अकोमोडेट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड, आपको ये समझ में आ जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग रॉबस्ट सिक्योरिटी मेजर टू सेफगार्ड नेटवर्क इंटीग्रिटी एंड प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड efficient resource allocation. Ensure high availability and reliability of a network service through redundancy and failover mechanism. Incorporate emerging technologies such as SDN and IoT to enhance network flexibility and agility. Align network design to organizational goal and object to maximize business value and ROI. अब ये सब कुछ आज के इस क्रैश कोर्स में आपको समझ में आएगा, और यकीन करिए बहुत ही इजीली समझा दूंगा मैं, जैसे बाकी क्रैश कोर्सेज में मैं समझाता हूँ। इंट्रोडक्शन टू एडवांस नेटवर्क डिजाइन, अब इस पॉइंट से मुझे आपका ध्यान पूरा चाहिए। आपके पास कॉफी चाय जो भी है आप बस लेके उसको बैठ जाइए, पूरा फोकस इस क्रैश कोर्स पे करिए। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको कवर कर दूं। एडवांस नेटवर्क डिजाइन स्टैंड्स एट द फोर फ्रंट ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी एडवांस नेटवर्क जो है ना, वो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे पहले वही आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर जो होता है ना पूरा का पूरा डिजाइन का, वो पहले आता है। छोटा छोटा चीज कैसे होगा, एल्गोरिदम, ये सब बाद में आता है, ठीक है। शेपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन ऑफ डिजिटल एरा, जैसे मैंने अभी बताया, इट इनकम्प्रेस द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ सोफिस्टिक नेटवर्क आर्किटेक्चर टेलर्ड टू द यूनिक नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब ये काम ये काम जो होता है, ये काम जो किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, अगर आप देखेंगे मॉडर्न नेटवर्क डिजाइन अगर आप देखेंगे तो वो बनता कैसे करके, अगर आप उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बना है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से। यानी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब एक स्ट्रेटेजी होता है, तरीका होता है कोई भी काम को करने का, उसका प्लानिंग होगा, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन होगा, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर होगा, यानी कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत अच्छा आर्किटेक्चर होगा, जो कि एक यूनिक नीड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा करेगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग नीड है, तो उसको उस नीड को पूरा करने के लिए आपको ये सब चीज अप्लाई करना पड़ता है। और आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यही सब आप भी पाएंगे कि ऐसे ही अप्लाई किया गया है। By leveraging cutting-edge technologies such as cloud computing, software-defined network (SDN), and artificial intelligence, advanced network design empowers organizations to unlock new possibilities, streamline operation, and deliver transformative digital experience. यानी जब ये सब आप इस्तेमाल करते हैं, यानी ये सब जो टेक्नोलॉजीज हो गया या फिर ये सब स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, इसका लेवरेज
इस्तेमाल करने के बाद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो होता है, यानी आज के टाइम पे जो आप बोल सकते हैं कि बहुत हाईली, यानी आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट या फिर हाईली इस्तेमाल करने वाला, जो हाईली ट्रेंड में है टेक्नोलॉजी, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एसडीएन के ऊपर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ये सब पे आप काम कर सकते हैं, और जब इस सब पे काम करते हैं ना, तो एडवांस नेटवर्क डिजाइन इम्पावर होता है, ऑर्गेनाइजेशन में न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज खुलता है जब आप प्रॉपर तरीके से इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं इन स्ट्रैटेजीज के साथ। यानी जब इन स्ट्रैटेजीज को मैं बोलूंगा ना, तो इसमें बहुत सारा चीज आता है, इसको एडवांस नेटवर्क डिजाइन ही मान के चलते हैं। तो जब ये सब कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को आप नेटवर्क एडवांस डिजाइन के साथ अप्लाई करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को और पावर मिलता है और न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती है, जिसमें स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन कर सकते हैं आप, और डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल एक्सपीरियंस, यानी ओवरऑल एक स्मूथ और बहुत ही इजी गो एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जैसे आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आज हम लोग कोई भी चीज जब यूज करते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो कितना स्मूथ रहता है, यानी हमें कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता, अनटिल अनलेस कि आप कोई डेवलपर है और कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। एडवांस नेटवर्क डिजाइन इज नॉट सोलरली कंसर्न्ड विद टेक्निकल intricacies, but it also encompasses broader considerations such as regulatory compliance, business continuity and cost effectiveness। यानी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि नेटवर्क डिजाइन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज को फोकस नहीं करता, नॉट सोलरली कंसर्न विद टेक्निकल intricacies, यानी सिर्फ टेक्निकल कामों से ये डील करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ एडवांस नेटवर्क डिजाइन के अंदर मौजूद ये भी होता है ना कि वो ब्रॉडर सोच देखता है, यानी वो रेगुलेटरी कंपाइलेंस भी देखता है, ये क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो बिजनेस कंटिन्यूटी भी देखता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी देखता है। यानी ऐसा नहीं है कि नेटवर्क है टेक्निकल है तो सिर्फ टेक्निकल चीजों को देखा जाएगा, नहीं। जब आप बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एक इंटरप्राइज लेवल में जाना, तो वहां पर बिजनेस और बहुत सारे अलग अलग कंसर्न्स भी देखे जाते हैं कोई भी चीज को डिजाइन करने से पहले। डिजाइन इशू इन नेटवर्किंग, इसका क्या मतलब है? डिजाइन इशू इन नेटवर्किंग डाइव्स इनटू द इंटरकेसेस एंड चैलेंजेस दैट नेटवर्क डिजाइनर फेस व्हेन आर्किटेक्टिंग मॉडर्न नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी डिजाइन इशू नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसे टॉपिक में घुस रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं जहां पर जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं नेटवर्क डिजाइनर को, या नेटवर्क आर्किटेक्ट को, या नेटवर्क इंजीनियर को, जब वो मॉडर्न नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। डिजाइन डिसीजन कैन हैव वेरी फार रीचिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑन परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यानी जो डिजाइन का जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन बहुत सारी चीजों पर मैटर करता है, वो परफॉर्मेंस पे मैटर करेगा, इम्पैक्ट करेगा स्केलेबिलिटी पे, सिक्योरिटी पे, और ओवरऑल ऑप्शनल एफिशिएंसी पे। यानी हर एक पूरा का पूरा जो एंड टू एंड आपका सिस्टम है, उस पे वो इफेक्ट करता है आपका डिजाइन डिसीजन। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट देखेंगे साइड बाय साइड। एक टेक्निकल कंसिडरेशन क्या क्या रखा जाता है, यानी जो प्रॉब्लम आता है नेटवर्किंग मॉडर्न नेटवर्क को जब नेटवर्क आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं, तो क्या क्या चीजों को वो मद्देनजर रखते हुए करते हैं। एक तो टेक्निकल कंसिडरेशन को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, दूसरा स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। तो अब क्या है दोनों वो समझ लेते हैं, काफी आसान है, इनमें से काफी सारी चीज आपको ऑलरेडी मालूम है, जो नहीं पता मैं बस समझा दूंगा आपको। टेक्निकल कंसिडरेशन क्या होता है? बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, आपको पता है बैंडविड्थ क्या होता है, और इंटरनेट में जब भी काम करेंगे तो बैंडविड्थ तो लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए उसका रिक्वायरमेंट जरूरी होता है। लेटेंसी कॉन्स्ट्रेंट, यानी लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि कितना फास्ट है या कितना वो जो प्रोसेस होता है। मैं आपको लेटेंसी का मतलब समझाता हूँ यहाँ पर सिंपल सा गूगल पे। लेटेंसी इज द टाइम डिले बिटवीन एन एक्शन, यानी एक कोई भी काम आप सर्वर से मंगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। याद रखिए रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है लेटेंसी से, ठीक है। लाइक क्लिकिंग अ लिंक एंड सिस्टम्स रिस्पॉन्स लाइक अ वेब लोडिंग मेजर इन मिली सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आपको बजाय लगता होगा कि रिस्पॉन्स और लेटेंसी सेम है, जबकि रिस्पॉन्स और लेटेंसी अलग है थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ लेटेंसी वर्सेस रिस्पॉन्स टाइम। तो अब देखिए, अब लेटेंसी एंड रिस्पॉन्स टाइम आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। रिस्पॉन्स टाइम इज द टोटल टाइम फ्रॉम द मोमेंट अ क्लाइंट send a request until it receive the complete response, while latency is specifically the network travel time delay for request and response। समझ में आया आपको डिफरेंस? यानी रिस्पॉन्स वो होता है ना कि आपने यहाँ क्लिक किया, और जब आपने क्लिक किया सर्वर के पास instagram.com गया, सर्वर ने आपको रिक्वेस्ट दिया और आपके सामने इंस्टाग्राम का पूरा पेज खुल गया, ये पूरा को कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। लेकिन लेटेंसी का मतलब होता है कि ये जो सिर्फ लेने और देने का काम हुआ ना, यानी आपने जो क्लिक किया सर्वर में कितना फास्ट गया और सर्वर ने आपको कितना फास्ट दिया, आपके इसमें कितना फास्ट लोड हुआ
दैट इज डिफरेंट, बट सर्वर ने कितना फास्ट दिया है वो देखा जाता है। यानी आसान शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि अगर इंस्टाग्राम का पेज बहुत हेवी है, 4K इमेजेस इस्तेमाल किया हुआ है विदाउट कंप्रेशन, ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं कि ऐसे नहीं किया जाता, लेकिन अगर किया गया है ना तो क्लाइंट साइड में आपका पेज लेट लोड होगा क्योंकि पेज का साइज ज्यादा है, तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्स टाइम लेट होगा, ना कि लेटेंसी लेट होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी मेरा ये पेज है, अगर मैं इसको लोड करता हूँ और मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेवी 2K 4K इमेजेस को लगाया हुआ है और उसको कंप्रेस भी नहीं किया, यानी 3-3 MB का इमेज पेज में लगा हुआ है, तो जब सर्वर से पेज लोड होगा तो इसमें टाइम लगेगा, काफी देर तक लोडिंग होगा, तो ये रिस्पॉन्स टाइम के अंदर आएगा, जो कि डेवलपर का गलती है क्योंकि आपने इमेज को कंप्रेस नहीं किया। लेकिन लेटेंसी ये नहीं होगा क्योंकि सर्वर ने तो भाई ठीक टाइम पे दे दिया था, आपने क्योंकि वेबसाइट पे इतना सारा बड़ा बड़ा इमेज डाल के रखा है तो वो आपकी गलती है। सर्वर का लेटेंसी बिल्कुल ठीक है। तो आपको समझ में आया, लेटेंसी अलग मेट्रिक होता है और रिस्पॉन्स टाइम अलग होता है। लेटेंसी का मेट्रिक नेटवर्किंग में और सर्वर की स्पीड को देखने के लिए मेजर किया जाता है, जबकि रिस्पॉन्स टाइम डेवलपर ने किस तरीके से वेबसाइट को डिजाइन किया है उसका मेट्रिक होता है। यानी अगर रिस्पॉन्स टाइम खराब है तो हाई चांसेस है कि डेवलपर का गलती होगा, वहां पर उसने कुछ गड़बड़ किया है। लेटेंसी अगर कम है तो रिस्पॉन्स तो डेवलपर का कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता क्योंकि लेटेंसी उसके हाथ में नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो मोस्टली लोग नहीं समझ पाते और वो समझते हैं लेटेंसी और रिस्पॉन्स टाइम लगभग सेम होता है। नहीं, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर किया। एक और पॉइंट ये भी है ना कि मैं यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ मार्क करके क्लियर इसलिए भी नहीं करता ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा के क्लियर करता हूँ तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लस जब मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ ना हावर करते हुए, तो एक इंटरेक्शन होता है, इंस्टेड ऑफ मैं सिर्फ इस पे मार्क करके पूरा का पूरा लेटेंसी और ये आपको समझा दूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर इस टॉपिक को गूगल पे इस तरीके से समझाया जाए तो कोई अगर चाहे, क्योंकि ये नोट्स तो आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ाता हूँ ना वो नोट्स तो आपको नहीं मिलता है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं और फिर उस स्क्रीनशॉट को लेके एआई में डालेंगे तो वो टेक्स्ट दे देता है आपको। मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग, तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये मैं करता हूँ। बाकी अगर मैं ऐसे ही समझाऊँ तो समझा दूंगा, बट वही बात है ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होगा और मेरा पर्पस ये है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो लेटेंसी आप समझ गए और साथ साथ रिस्पॉन्स टाइम भी समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, टेक्निकल कंसिडरेशन में लेटेंसी है, रिस्पॉन्स टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रिस्पॉन्स टाइम नेटवर्क से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं होता, वो डेवलपर का डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ वक़्त इंटरचेंज भी हो जाता है लेकिन वो बहुत रेयर केस है। आमतौर पे जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बैक एंड फ्रंट एंड इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है, नेटवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी अगर आप बोलेंगे नेटवर्क कैसा है वो देखना है तो आप रिस्पॉन्स टाइम ना के बराबर देखते हैं, लेटेंसी देखते हैं हमेशा। लेकिन जब आप बोलते हैं डेवलपर ने किस तरीके से बैक एंड फ्रंट एंड को सेटअप किया है, तब आप रिस्पॉन्स टाइम पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ लेटेंसी पे। लेकिन स्टिल कभी कभी दोनों भी कंसीडर किए जाते हैं कुछ सिनेरियोज में। तो यहाँ पर लेटेंसी देख लिया आपने। लेटेंसी कंसर्न क्या है, यानी कितना टाइम लग रहा है उसको रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करने में। यहाँ रिस्पॉन्स से मुराद क्या है कि सर्वर और वो बात करने में कितना टाइम लगा। इसके बाद रिलायबिलिटी फैक्टर आता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। कॉस्ट इफेक्टिव आता है कि कितना खर्चा, क्या कॉस्ट वगैरह पड़ रहा है। तो ये 4 टेक्निकल कंसिडरेशन है जो मद्देनजर रखते हुए नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है। यानी जब डिजाइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आता है, तो इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन करना है। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, इसमें आता है रेगुलेटरी कंपाइलेंस। अब अगेन मैं ये भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ एक्सप्लेन किया है तो फिर मैं नीचे नहीं करता, नहीं यहाँ पर उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज को आप ना समझ के आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेगुलेटरी, इसको खोलते हैं। रेगुलेटरी कंपाइलेंस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल एडहेरेंस टू ऑल रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशन, industry standard and guidelines, ensuring operational are legal, ethical and protect stakeholder like customers and the public. By implementing control, trains and audits prevent fines, reputational damage and build trust. It's covered diverse area like data privacy, finance, health, इसी तरीके से environment safety, varying by industry and location, and is critical for risk management and sustained business success. अब आप बोलेंगे ये किस डोमेन में आ गए, नेटवर्किंग पढ़ रहे थे ना हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर यही है ना कि हमने ऊपर में यही चीज बताया था। एज यू कैन सी कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लानिंग करते, यहाँ नहीं था, यहाँ हमने पढ़ा था, ये चीज पढ़ा था हमने कि एडवांस नेटवर्क डिजाइन जब आप करते हैं तो वो पूरी कंसर्न सिर्फ टेक्निकल इंटरफेसेस नहीं करता है, वो इनकम्प्रेस करता है और भी ब्रॉडर कंसिडरेशन को, जैसे कि रेगुलेटरी कंपाइलेंस, ये बिजनेस रिलेटेड हो जाता है। यानी जब आप बिजनेस रिलेटेड का मतलब अभी ये भी नहीं है कि एमबीए और बीबीए में चलेगा। बिजनेस का मतलब है जो रियल वर्ल्ड में आप बिजनेस करते हैं तो कुछ पॉलिसीज होता है ना, कुछ कुछ आप फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं ना बिजनेस करने में, कि आप लॉस ना करें, स्टेक होल्डर्स एंड ऑल दैट, जो कि ऑफ कोर्स फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक में थोड़ा सा आ जाता है। बिजनेस कंटिन्यूटी, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी बिजनेस एंटिटी अलग है और जो ओनर है वो अलग है, ये बेसिकली फाइनेंस का कॉन्सेप्ट होता है। फिर इसी तरीके से बिजनेस कंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। फाइनेंस में क्या होता है कि बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, आपको ये मान के चलना पड़ता है। और
कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है, लेकिन ये इंटरचेंज कर रहा है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो नेटवर्क बनाया जा रहा है ना, जो इंजीनियर्स है ना, उसको हायर कौन कर रहा है? बिजनेस वाले हायर कर रहे हैं, तो उसको वो कर रहे हैं, वो उसकी नीड के हिसाब से बनाएगा ना, तो उसका नीड तो उसके डोमेन के हिसाब से बनेगा। आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए अलग अलग डोमेन ओवरलैप होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो बिजनेस कंपाइलेंस क्या होता है? यानी ये सब चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। स्टैंडर्ड्स होता है, बहुत सारा लॉज होता है, पब्लिक इंप्लीमेंटेशन, बहुत कुछ होता है, डैमेजेस वगैरह जो ना हो। और एक इंपॉर्टेंट आपको लाइन यहाँ दिखेगा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है ये। रिस्क मैनेजमेंट बकायदा एक डोमेन होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, यानी बकायदा एक डोमेन है। इंडिया में उतना फेमस तो नहीं है, बट हाँ एक बकायदा डोमेन होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए रेगुलेटरी कंपाइलेंस क्या है। आप अब अगर चाहे तो इजीली इसको डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपका जहन में ये आ गया कि हाँ ये डायरेक्ट नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है, ये बिजनेस काइंड ऑफ उससे डील करता है, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? देखिए ये भी काफी सिंपल है, ये डिफिकल्ट नहीं है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी को बीसीबी बोलते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू मेंटेन एसेंशियल फंक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिसरप्टिव इवेंट like cyber attack, disaster, or pandemic through proactive planning, preparation, and resilience system, ensuring minimal downtime and quick recovery to predefined acceptable service level. It's involved creating plan like business continuity plan (BPC) and cover critical process, asset, and people, integrating risk management, impact analysis, and अब ये अलग डोमेन में चला गया। तो मेन मकसद क्या है बिजनेस कंटिन्यूटी का? बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब ये है जो इस लाइन में बताया गया है कि भाई आप अपने आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस है उसके अंदर इतना एबिलिटी होना चाहिए ना कि जो इसेंशियल फंक्शन है, यानी एग्जांपल के तौर पे जियो है हमारा, जियो का मेजर इसेंशियल काम क्या है? वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक पकड़ते हैं कि वो सिम प्रोवाइड करते हैं, यानी इंटरनेट प्रोवाइड करता है और सेल्यूलर कॉलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मान के चलते हैं अभी तो। अब ये उसका इसेंशियल फंक्शन हो गया, यानी बुनियादी काम है, इसके बगैर भाई जियो क्या ही करेगा, बाकी सब तो साइड वाला है उसका काम है, ये मेन काम है। तो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना एबिलिटी होना चाहिए ना कि जो उसका मेन फंक्शन है, अगर कोई डिजास्टर, साइबर अटैक, थ्रेट या कुछ भी हो जिसकी वजह से उसको घाटा हो जाता है ना, वो उसको रिकवर कर सके, बिजनेस डूब ना जाए, बिजनेस कंटिन्यू चले, ठीक है। तो इसके लिए बिजनेस कंटिन्यूटी जरूरत पड़ता है, और बिजनेस कंटिन्यूटी में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और बहुत सारा फिर रिस्क मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आ जाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है कि लोग रिस्क मैनेजमेंट को रखते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं, और फिर वो एक अलग डोमेन है रिस्क मैनेजमेंट कैसे करके वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब आप समझ गए। आसान शब्दों में अगर इसको समझना है आपको तो ऐसे समझे कि बिजनेस को घाटा हो जाए तो बिजनेस डूब ना जाए, वो रिकवर करे। जैसे ebay.com पे मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो डीडोस अटैक किया गया, तो उसके बाद से ईबे लगभग खत्म हो गया। हालांकि उससे पहले ईबे बहुत मतलब एक ऐसा वेबसाइट था कि जैसे गूगल आप बोल सकते हैं छोटा मोटा था। इसी तरीके से याहू वगैरह का भी बहुत सारा ऐसा वेबसाइट के बारे में आता है, आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। फ्यूचर ग्रोथ एंड प्लानिंग, अब इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ये भी ध्यान में रखना है कि भाई फ्यूचर ग्रोथ अगर करेंगे तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ चेंज ना करना पड़े, रिफैक्टर ना करना पड़े, और ऑलरेडी फ्यूचर का सोच के प्लानिंग करना है कि आज ये है तो कल हो सकता है न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसको भी ऐड करना होगा, तो खर्चा और एवरीथिंग बिजनेस कंसिडरेशन में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, ये टेक्निकल नहीं है, उसके बेसिस पे आपको सोचना होता है, और ये बिल्कुल सिंपल सा चीज है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरप्राइज, जो भी कंपनी उसको बना रहा है ना, उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक अपना काम, एक अपना मकसद होता है, उसके तहत आपको बनाना है। यानी पर्टिकुलर नीड, डिजाइन इशू इन नेटवर्किंग आर कंटिन्यूइंगली इवॉल्विंग इन रिस्पॉन्स टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इवॉल्विंग थ्रेट्स। अब जो डिजाइनिंग इशू है ना, ये जो है ना डिजाइनिंग इशू, इसका मतलब ये है कि डिजाइन करते वक्त, डिजाइन से मुराद है एडवांस मॉडर्न डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन करते वक्त इन चीजों को कंसिडर करना जरूरी है। कुछ टेक्निकल चीज है और कुछ स्ट्रेटेजिकल चीज है। अब जब ये चीजें करते हैं ना, तो आज के जनरेशन में, मॉडर्न टाइम में, जब नेटवर्किंग इतना इवॉल्व हो रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है और साइबर थ्रेट बढ़ जा रहा है ना, तो ये पार्ट काफी इसेंशियल हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचे ना, एक घाटा होगा तो फिर मतलब सीधा डू और डाई वाला सिचुएशन आ रहा है। इस पॉइंट पे हम लोग यही देख रहे हैं ना कि अगर कोई घाटा हो तो बिजनेस सर्वाइव कर सके, तो डू और डाई वाला सिचुएशन है, तो वो आए ही ना, ताकि प्रॉपर तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और दूसरे लोगों को, इंसिडेंट रिस्पॉन्स वगैरह लोगों को रखा जाता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेंसिक्स टीम, ये सब साइबर सिक्योरिटी का टीम होता है जिनका अलग अलग काम होता है। इसके बाद पढ़ेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये बहुत ही सिंपल और मजा आएगा आपको, क्योंकि ये सब कुछ जो भी है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्रैश कोर्सेज में। नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क आर्किटेक्चर इनकम्प्रेस द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क आर्किटेक्चर आप बोल सकते हैं जो नेटवर्क का एक स्ट्रक्चरल डिजाइन है ना, उसी को नेटवर्क आर्किटेक्चर बोलते हैं। यानी काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि ढांचा, बट और कंप्लीट वे में और ब्रॉडर वे में, ठीक। ढांचा को तो आप एक स्ट्रक्चर बोल देते हैं, बट और कंप्लीट वे में आप आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। वैसे अगर आप आर्किटेक्चर का जस्ट मीनिंग देखेंगे ना, तो आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ अ साइंस एंड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर, बैलेंसिंग एथिक्स, फंक्शंस एंड इमर्जिंग। अब देखिए यहाँ तक जो पार्ट हो गया ना, ये स्ट्रक्चर वर्ड से रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि आर्ट ऑफ साइंस, चलिए ये तो हटा दीजिए, आर्ट ऑफ साइंस है। डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग चलिए ठीक है, आर्किटेक्चर
आमतौर पे बिल्डिंग पे बोला जाता है, बट बिल्डिंग को अगर हटा भी दे, एक स्ट्रक्चर यानी अदर फिजिकल स्ट्रक्चर यानी काइंड ऑफ एक पूरा स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने को आर्किटेक्चर बोला जाता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर जब बोलते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही मुराद होता है, जबकि आर्किटेक्चर में रिलेटिव होता है मीनिंग, उसमें कुछ मीनिंग ऐड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है बैलेंसिंग एथिक्स वगैरह, या फिर कुछ डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रॉडर सेंस में आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी भी आप अपने बॉडी को ह्यूमन आर्किटेक्चर नहीं बोलते, ह्यूमन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन स्ट्रक्चर फिक्स है और बढ़ कम नहीं कर सकता, तो ह्यूमन आर्किटेक्चर कोई नहीं बोलता है। दूसरा बात, आर्किटेक्चर आमतौर पे ऐसी चीजों पे बोला जाता है जो लोग बनाते हैं। ठीक है, अब ये एक अलग डिस्कशन है कि कब कौन कहाँ इस्तेमाल होता है, दैट इज डिफरेंट। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर इनकम्प्रेस द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ नेटवर्क। एक स्ट्रक्चरल डिजाइन जो भी है नेटवर्क का, वो नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आता है, इनकम्प्रेस होता है, इंक्लूडिंग द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, किस तरीके से कंपोनेंट को अरेंज किया गया है, प्रोटोकॉल्स, उसका प्रोटोकॉल्स या उसको कैसे अरेंज किया गया है, एंड कम्युनिकेशन पाथवे, और कम्युनिकेशन पाथवे उसको कैसे अरेंज किया गया है या कैसे इंक्लूड किया गया है। इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, सिस्टम एंड सर्विस। और ये जो चीज है ना, ये तीन चीज जो है, ये एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा नेटवर्क का स्ट्रक्चर है ना, तो ये ब्लूप्रिंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लूप्रिंट बन जाता है, जिससे वो इंटरकनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइस को, सिस्टम को और सर्विस को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क आर्किटेक्चर में दो कंसर्न रखना है, बार बार हम याद दिला रहे हैं कि एडवांस नेटवर्क डिजाइन करने के लिए नेटवर्क आर्किटेक्चर में दो चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप यहाँ देखिए दो चीज, क्योंकि पूरा का पूरा क्रैश कोर्स में हम लोग का मकसद क्या है, एडवांस नेटवर्क डिजाइन करने के लिए ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है। तो ऊपर हम लोग क्या पढ़े, जब एडवांस नेटवर्क डिजाइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, ये दोनों सॉल्व यानी ये दोनों प्रॉब्लम को देखना होगा। इसी तरीके से अभी एक ही देखे हम लोग, अब ये दूसरा देख रहे हैं हम लोग आर्किटेक्चर में कि एडवांस नेटवर्क डिजाइन करने जाते हैं तो आर्किटेक्चर में क्या जरूरत पड़ता है या देखना पड़ता है, कंसर्न क्या होता है। पहला होता है नेटवर्क टोपोलॉजीज, दूसरा होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, और ये दोनों ही आप बहुत ही अच्छे तरीके से, मुलायम तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। स्टार टोपोलॉजी होता है, मैस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है और हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। ये तो आपको पता है और इसको एक्सप्लेन करने का कोई भी जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा से ये पता है। टीसीपी भी प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क में, ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इथरनेट भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और वाईफाई स्टैंडर्ड भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और इवन एमपीएलएस भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कर देता हूँ, क्योंकि एमपीएसएल को हमने अपने पूरे प्रीवियस क्रैश कोर्स में अगर देखा था ना, पिछले 10 घंटे के हिसाब से 2 से 3 जगह इस्तेमाल किया, हमने डिस्कस किया और बहुत छोटा में डिस्कस किया। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। लेकिन एमपीएलएस का काम मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये बेसिकली 2 लेयर्स के बीच में काम करता है और सिर्फ एनहांसमेंट करवाता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा चीज़ है और इसका एक्चुअली में क्या काम है, और अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये करता क्या है। एमपीएलएस क्या है? मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग है। तो ये लेबल स्विच करता है, इज अ हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग टेक्निक दैट इज स्पीड अप एंड एफिशिएंट डायरेक्ट डेटा ट्रैफिक बाय असाइनिंग अ शॉर्ट फिक्स लेंथ label to packet, creating predefined paths instead of relying solely network complex address। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग देखे थे कि दो लेयर के बिटवीन ये क्या करता है, उसको फास्ट करता है। यानी डेटा लिंक कम्युनिकेट यानी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में ये होता है, और इसका मेन काम है एफिशिएंसी प्रोवाइड करना। और इसको स्ट्रिक्टली आप कोई प्रोटोकॉल नहीं बोलते, बट कह सकते हैं। और ये आमतौर पे क्या करता है, नेटवर्क का पैकेट्स वगैरह को ये स्विचिंग लेबल्स के बेसिस पे करता है। ठीक है, यानी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा आपको, इसका मेन काम ही ये है। ठीक है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, और इसीलिए आप देखिए इसको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में डाला हुआ है। तो स्ट्रिक्टली तो इसको प्रोटोकॉल नहीं बोल सकते, बट कह सकते हैं इन अ ब्रॉड सेंस। ठीक है, तो ये चारों चीज आपको पता है, इसका ध्यान रखना है। यानी आपका जो प्रोटोकॉल होगा वो चलेगा क्या, यानी गाइडेड है या गाइडेड नहीं है, टीसीपी आईपी क्या है, वगैरह वगैरह। नेटवर्क आर्किटेक्चर मस्ट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से ही होना चाहिए, वरना पूरा ब्लंडर हो जाएगा। सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे डिजाइन करो भाई कि फ्यूचर में वो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहे तो कर सके, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके तो कर सके, एंड अडॉप्ट द चेंज बिजनेस नीड व्हाइल इंटीग्रेटिंग रॉबस्ट सिक्योरिटी मेजर। और जो बिजनेस है वो चेंज को भी अडॉप्ट कर सके जब सिक्योरिटी मेजर्स, क्योंकि फ्यूचर में थ्रेट्स आएंगे तो उसको सिक्योरिटी मेजर्स को भी करना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा, तो ये सबको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, यानी स्केलेबल भी आप बोल सकते हैं एक तरफ से रहे वो। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर भी आप समझ के सिंपल सा दो चीजों का कंसर्न रखना है। अब आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी रिफर टू अ नेटवर्क्स कैपेसिटी टू हैंडल इंक्रीज लोड एंड एक्सपैंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। यानी स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता
होता है कि नेटवर्क का कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कितना भारी है, कितना बड़ा है। कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे-जैसे लोड बढ़ता है नेटवर्क में, तो क्या वो उसको सँभाल सकता है, और अगर सँभालता है तो क्या परफ़ॉर्मेंस खराब होता है कि नहीं होता? अगर वो लोड भी सँभाल रहा है, परफ़ॉर्मेंस भी खराब नहीं हो रहा है, यस, दिस इज़, इसका मतलब ये आप स्केलेबल है। और ये जो डेफिनिशन हमने स्केलेबल का बताया ना, ये पूरे के पूरे आईटी में 99% जगह यही डेफिनेशन इस्तेमाल होता है स्केलेबिलिटी का। पूरे के पूरे आईटी में, यानी सॉफ्टवेयर डोमेन में, हार्डवेयर डोमेन में, लगभग हर जगह ये स्केलेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो इस्तेमाल होता है। इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है? डिजाइनिंग स्केलेबल नेटवर्क इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू इंश्योर दैट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट फुल ग्रोथ। ज़ाहिर-सी बात है, डिजाइन करेंगे अगर स्केलेबल नेटवर्क को, तो ये इन्वॉल्व होता है ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो अब इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है अगर स्केल करना है तो। तो इससे क्या होता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा का पूरा जो फुल ग्रोथ है ना वो मिल सकता है। यानी वही बात है ना कि हमने एक गाड़ी खरीदा, एक व्हीकल खरीदा, उसको मेंटेन नहीं किया, तो भाई मेंटेन नहीं किया तो उसका पूरा पोटेंशियल पावर, हॉर्स पावर, इंजन पावर या जो भी है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करते हैं शुरू से अच्छे तरीके से, समझते हैं कैसे इस्तेमाल करना है, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी वही बात है ना, प्लानिंग लेने से पहले आपने उसको पढ़ा, समझा, तो क्या है आप उसका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। की फैक्टर्स इन स्केलेबल डिजाइन, अब जब स्केलेबल डिजाइन करने जाते हैं ये सब आपको करना है, ठीक है, लेकिन भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है करते वक्त। वो की पॉइंट्स क्या है वो समझ लीजिए। पहला, ये बेसिकली चार है। पहला, मॉड्यूलर डिजाइन अलाउ फॉर कंपोनेंट एडिशन विदाउट सिग्निफिकेंट ओवरहॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और आगे जाके आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आएगा, समझना ही पड़ेगा, या आपने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप हाँ या ना कमेंट में बता देना। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है, अगर आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हैं, बीसीए इस तरीके से, अगर बीटेक या एमसीए वगैरह में है आप, तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर अगर आपने क्रॉस किया है तो कोई ना कोई लैंग्वेज तो आपने पढ़ा होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या सुनते हैं कि भाई मॉड्यूलर कोड लिखो। इसका मतलब कोड ऐसे लिखो ना कि एक कोड, छोटा सा फंक्शन को एक अलग जगह लिख के रखो और उसको बार बार इस्तेमाल करो। इससे ये होगा कि वो फंक्शन का एक स्टैंड अलोन काम होगा, अगर कहीं और प्रॉब्लम आया तो उसको बदलना पड़ेगा, जो अलग से बना के रखे थे ना उसको छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो यस, यही कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलर का। यहाँ पर एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है कि मॉड्यूलर डिजाइन अलाउ फॉर कंपोनेंट एडिशन विदाउट सिग्निफिकेंट ओवरहेड्स, यानी आप नया चीज को ऐड कर सकते हैं विदाउट बहुत ज्यादा पुराना बनाई हुई चीज को, बनाए हुए कंपोनेंट को, बनाए हुए डिजाइन को बदले, ठीक है। तो ये स्केलेबिलिटी का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, लिटरली बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में, खास करके इंजीनियरिंग डोमेन में अगर है ना, तो ये एक बहुत ही मेजर और बड़ा प्रिंसिपल है ये, कि मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन नहीं है तो आप जिंदगी में स्केल कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। स्केल करना बहुत दूर की बात है, आप अपने प्रोजेक्ट को ही, छोटा मोटा प्रोजेक्ट को स्केल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशियल स्किल है अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो। दूसरा है हायरार्कियल नेटवर्क डिजाइन विद कोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस लेयर, यानी अब यहाँ पर क्या होगा ना, नेटवर्क को हायरार्कियल डिजाइन में बनाना पड़ता है। हायरार्कियल डिजाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को जो बिखरा हुआ था आपने उसको एक ऑर्डर में सेट कर दिया, एक रैंक में सेट कर दिया, अब किसी भी कैसे भी करे बट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में 30 स्टूडेंट है, अब हमने क्या किया, उन स्टूडेंट को रैंक कर दिया रोल नंबर 1 से लेके 30 तक। ये हायरार्कियल नेटवर्क यानी हायरार्कियल डिजाइन हो गया ये भी। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने बोला अच्छा ठीक है, ए से जितने भी स्टूडेंट है उसका नाम पहले होगा, फिर बी, फिर सी, करते करते जेड तक, तो जितने भी है उनको हमने कर दिया। अब अगर एक स्टूडेंट का नाम ए से है, दूसरे का नाम भी ए से है, तो कैसे करके हायरार्की डिजाइन बनाएंगे, सेकंड अल्फाबेट को देखेंगे, सेकंड में जिसका बी होगा या सी होगा या ए के बाद जो सबसे करीबी होगा, उस तरीके से करेंगे। तो एग्जाम्पल देने के लिए समझाया कि हायरार्कियल डिजाइन का मतलब होता है कोई भी चीजों को एक पर्टिकुलर रैंक या ऑर्डर में सेट कर देना। तो नेटवर्क डिजाइन को भी एक पर्टिकुलर रैंक या ऑर्डर में सेट करना। तो कौन सा रैंक और कौन सा ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर कोर होगा। कोर का मतलब होता है कि एकदम मेन इंजन, जो नेटवर्क जिस पर चल रहा है, यानी अगर कोर में गड़बड़ हुआ तो बाकी सब पूरा अच्छा भी रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नेटवर्क गया। तो कोर का मतलब एकदम कोर होता है। जैसे हम लोग अपना, आप देखिए ना, इवन हम लोग का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो स्टमक है उसको कोर बोला जाता है, क्योंकि वो सेंटर होता है उसका, हमारे बॉडी का सेंटर होता है। तो जो एकदम मेन सेंटर चीज है ना नेटवर्क का, वो कोर है। अब उसमें कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका डिजाइन क्या है, लेकिन वो कोर है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका नेटवर्क आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जाहिर सी बात है, तो आपने एक रैंक या एक टाइप या एक ग्रुप या एक, आप बोल सकते हैं कि लेयर बना दिया, एक डिवाइड कर दिया ग्रुप में। और तीसरा क्या होता है, एक्सेस लेयर में आपने ग्रुप किया कि ये डिवीजन के बाद कौन एक्सेस करेगा, कौन नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है, मैनेज करना बड़ा अच्छा हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रॉब्लम हुआ तो आपको कोर और एक्सेस लेयर में जाने
जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक्सेस में दिक्कत हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप सिर्फ जाएँगे और एक्सेस में जाएँगे, कोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर में दिक्कत हुआ तो इन दोनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, आप चीज़ों को आइसोलेट करते हैं और एक नज़र से अगर देखा जाए तो ये भी मॉड्यूलर डिज़ाइन के सिमिलर होता है। मॉड्यूलर नहीं है बट मॉड्यूलर के सिमिलर है, ठीक है? हायरार्किकल अप्रोच। इसी तरीके से आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन फॉर फ्लेक्सिबल रिसोर्स एलोकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं और वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्सिबल रिसोर्स में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बार इसका नाम आ चुका है सामने, ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स ऑन डिमांड आईटी रिसोर्स लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट। द क्लाउड एज पे एज यू गो मॉडल, एलिमिनेटिंग नीड टू ओन एंड मेंटेन फिजिकल डेटा सेंटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईज़ी है। जैसे कि आपको मान लीजिए स्टोरेज चाहिए, एग्जांपल के तौर पे 100 जीबी, सॉरी 100 टीबी, जीबी तो बड़ा आसान है। 100 टीबी चाहिए आपको, लेट्स से आपका कुछ भी काम है 100 टीबी, ठीक है? टेराबाइट, 100 टेराबाइट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप जाके अपना 100 टेराबाइट को खरीद लें, तो आपको कॉस्ट पड़ेगा। वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा लेकिन एक कॉस्ट देगा लंबा। उसके लिए मेंटेनेंस लगेगा, पावर वगैरह जो भी डिपेंड करता है आपके सेटअप पे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि नहीं भाई मुझे हमेशा के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने दोस्त से कुछ दिन के लिए अगर ले लूँ और उसके बदले उसको कुछ पैसे दे दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। तो इसका मतलब आपने रेंट पे ले लिया ना, भाड़े पे ले लिया। तो क्लाउड यही काम करता है। वो बोलता है कि आपको जितना कंप्यूटर पावरफुल चाहिए, जो भी चाहिए, आप मुझसे भाड़े में ले लो और आप मुझे पे कर दो। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है पे एज़ यू गो, यानी पे एज़ यू गो एक मॉडल है जिसमें बोला ये जाता है कि भाई आप रेंट पे लिए ना, जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही पे करोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग मोबाइल में नेट ये डाउनलोड करवाते, मतलब रिचार्ज करवाते हैं कि अगर नेट यूज़ नहीं भी किया तो चले गया। हम लोग करवाते हैं ना, आपने 10 जीबी इंस्टॉल करवाया, यानी नॉट इंस्टॉल, रिचार्ज करवाया। अब मान लीजिए वो 5 महीने के लिए, 5 महीना क्रॉस हो गया, भले ही आपका 10 का 10 जीबी हो, वो उड़ जाएगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन क्लाउड ऐसा नहीं करते, वो बोलते हैं भाई तुम ले लो, तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। जब मन करे तब इस्तेमाल करो और जब इस्तेमाल करोगे सिर्फ तभी दोगे। तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन्स और हमारा दिमाग उसी तरफ जाता है कि भाई ना इंस्टॉल करने का ड्रामा है, फिर खराब हो जाएगा फ्यूचर में, मेंटेन करना, मतलब बहुत सा फैक्टर्स है ना। मेरे पास है, हमने इस्तेमाल किया, बंदा सोचता है लॉन्ग टर्म है मेरे पास, ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद वारंटी खत्म, उसके बाद खराब हुआ तो आपका पूरा पैसा, पूरा डेटा सब वेस्ट हो गया। जबकि क्लाउड में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। आपने क्लाउड में रख दिया, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको 1 रुपया फूटी कौड़ी भी नहीं देनी होती। तो क्लाउड इसीलिए आज बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कोई भी फिजिकल मशीन को अगर लेंगे, उसको मेंटेनेंस का खर्चा होता है बहुत ज़्यादा, इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है। क्लाउड में क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही इंस्टॉल कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सिर्फ रेंट पे ले लिया, अलग से डेटा सेंटर बनाना नहीं पड़ता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का डोमेन खुद में बहुत डाइवर्स है इसीलिए, ठीक है? तो आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और उसका बेनिफिट समझ में आ गया होगा और क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग इतना ज़्यादा मतलब आज डिमांड में है, ठीक है? और ये वर्चुअलाइजेशन तो मतलब सिंपल सा चीज़ है। वर्चुअलाइजेशन अ टेक्नोलॉजी दैट यूज़ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्चुअल सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्जन, यानी किसी भी चीज़ को अगर आपको वर्चुअली दिखाना है या समझाना है, जो आमतौर पे टैंजिबल नहीं होता, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं वर्चुअलाइजेशन, ठीक है? फॉर फ्लेक्सिबल रिसोर्स एलोकेशन, ताकि ईज़िली तरीके से आप रिसोर्स को एलोकेट कर सकें और फ्लेक्सिबल तरीके से। इसके बाद आता है रोबस्ट एंड लोड बैलेंसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म। इसके बाद आता है रोबस्ट एंड लोड बैलेंसिंग। अब रोबस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली रोबस्ट जो वर्ड है ना, इसको आप बोल सकते हैं कि अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हालाँकि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी आईटी के डोमेन में नहीं आएगा, ये डिक्शनरी मीनिंग है रोबस्ट नेटवर्क, ठीक है? तो अब देखिए रोबस्ट नेटवर्क का मीनिंग क्या होगा? अ रोबस्ट नेटवर्क इज़ वन दैट कैन मेंटेन द कोर फंक्शनैलिटी एंड कनेक्टिविटी डिस्पिट फेलियर, अटैक और डिसरप्ट, कैरेक्टराइज्ड बाय रिसाइलेंस, रिलायबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी थ्रू फीचर लाइक रिडंडेंसी, यानी आसान शब्दों में यार हर तरफ से बेहतर, कोई कमी ना हो उसमें, बस इसी को आप रोबस्ट बोल देते हैं, ठीक है? कोई कमी ना हो। तो रोबस्ट होगा लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग क्या होता है ना, आसान शब्दों में हम समझा रहे थे आपको। लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि एक सर्वर है आपके पास, उसमें 5 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट पे पूरा लोड नहीं पड़ना चाहिए, सब पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि सब कंपोनेंट इस्तेमाल हो भाई। अगर आपको लोड बैलेंसिंग से रिलेटेड डिटेल समझना है ना, तो आप मेरे चैनल पे जाएँगे, एक कोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप लिखेंगे लर्निंग विथ शेख आमिर और उसमें इस चैनल पे आप जाएँगे, ये नया चैनल है और इसी पे आपको इसका भी मिल जाएगा। तो इस पे आप जाएँगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले में जाएँगे ना, तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी से रिलेटेड, और वहाँ पर हमने लोड बैलेंसिंग को बहुत ही तफ़सील से डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं इन डिटेल समझना और ख़ास करके अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, यानी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो हाईली रिकमेंड कि लोड बैलेंसिंग आप वहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है तो। क्योंकि हालाँकि वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज था हमारा, बट हमने वहाँ पर सॉफ्टवेयर को भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया क्योंकि वो कनेक्ट होता है आपस में। एंड फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म, फॉल्ट टॉलरेंस आपको ऑलरेडी पता है कि कितना झेलने का उसके अंदर क्षमता है। तो स्केलेबिलिटी में ये 4 चीज़ देखती है। दोबारा से अगर रैप अप करें शॉर्ट में, तो भाई मॉड्यूलर डिज़ाइन होना चाहिए, हर चीज़ को अलग-अलग रखो ताकि प्रॉब्लम ना हो, एक साथ हायरार्कियल हो, यानी उसको एक ऑर्डर में रखो, एक डिवाइड कर दो अच्छे तरीके से। क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करो, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करो, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। परचेज करोगे बड़ा-बड़ा डेटा सेंटर्स लेना पड़ेगा, जगह, रेंट, मेंटेनेंस, इंस्टॉल करने का बंदा, खराब होगा तो रिपेयरिंग, उससे अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करो, भाड़ा में ले लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चला लेगा। और वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? टूल्स, टेक्निक्स होता है जिससे आप कोई भी चीज़ को वर्चुअली दिखा सकते हैं जो आमतौर पे देख नहीं सकता बंदा, ताकि फ्लेक्सिबल रिसोर्स एलोकेशन हो सके। और रॉबस्ट यानी हर तरफ से अच्छा हो, वो हर चीज़ को झेल ले, लोड बैलेंसिंग अच्छा हो और फॉल्ट टॉलरेंस अच्छा हो। तो ये सब कुछ आ गया, ठीक है, स्केलेबल डिजाइन के अंदर। इफेक्टिव स्केलेबिलिटी ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग टू एंटिसिपेट एंड एड्रेस पोटेंशियल इशू बिफोर दे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। और स्केलेबिलिटी में ये भी चीज़ इन्वॉल्व होता है ना कि आप एक्टिवली मॉनिटर करते रहिए और मैनेज करते रहिए अपने नेटवर्क को, अपने सिस्टम को, जिस भी चीज़ को आप स्केल बना रहे हैं, ताकि आप एंटिसिपेट कर सके कि कौन सा पोटेंशियल इशू आ सकता है या आएगा या आ चुका, जिसके वजह से परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो रहा है। तो आसान शब्दों में अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे तो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होने से पहले ही आप पता कर लेते हैं उसको और सॉल्व कर देते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद आता है रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। रिडंडेंसी क्या होता है? आपको पता है कि एक से ज्यादा, यानी बैकअप के लिए एक तरफ से आप रखते हैं कि एक बार में 2-3 काइंड ऑफ, ठीक है। इन्वॉल्व द डुप्लीकेशन, आ भी गया, डुप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट और फंक्शन विद इन द नेटवर्क टू प्रोवाइड अ बैकअप इन केस ऑफ फेलियर, ठीक है। एक किस्म का बैकअप ही बोल सकते हैं रिडंडेंसी, यानी रिपीटेड चीज। बेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिपीटेड चीज को रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये बेस्ट है, यानी सबसे बेस्ट वर्ड है। इवन डुप्लीकेशन से भी बेस्ट वर्ड है रेपिटेशन, रिपीटेड थिंग्स, ठीक है। तो इसको बैकअप के लिए रखा जाता है, यानी अगर कोई फेलियर हो गया तो, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस रिफर टू द नेटवर्क एबिलिटी टू कंटिन्यू फंक्शनिंग करेक्टली इवन व्हेन पार्ट ऑफ सिस्टम इज फेलियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हमने 2 अलग-अलग पॉइंट को जो आपस में हाईली ओवरलैप करता है और मोस्ट स्टूडेंट को नहीं पता होता, समझ नहीं आता इनमें से डिफरेंस क्या है, वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया 2 लाइन पे। रिडंडेंसी वो होता है कि आप इंपॉर्टेंट फाइल्स को, इंपॉर्टेंट चीज़ों का एक कॉपी बना लेते हैं और उसको बैकअप के तौर पे रखते हैं, जैसे 99% डेटाबेस वाले करते हैं। यानी आपका जो डेटा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, उसका कहीं न कहीं वो रिडंडेंसी बनाया हुआ है, कॉपी बना के रखे हैं। अगर डेटाबेस फेलियर हो जाए, डेटाबेस हैक हो जाए, तो यूज़र का डेटा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए वो लोग बहुत सारा स्टोरेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज जिसको बोला जाता है। तो ये हो गया रिडंडेंसी का मतलब, यानी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कॉपी करके रख लो, रिपीट करके रख लो। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि भाई सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गया, लेकिन सिस्टम फिर भी कितना देर तक चल पा रहा है। एक पार्ट फेलियर हो गया, दूसरा पार्ट फेलियर हो गया, सिस्टम बंद है कि सिस्टम चल रहा है। तो अगर 1-2 पार्ट बंद होने के बाद भी सिस्टम चल रहा होता है तो फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा है। और इसका मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक बाइक खरीदा, सेकंड हैंड बाइक खरीदा। अब वो बाइक के इंजन में प्रॉब्लम है या बाइक का टायर का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो बाइक चल जाता है। यानी अब वो जिसको कहते हैं ना, खींच-तान के हमने चला लिया, तो वो खींच-तान के जितना टाइम तक चलता है, इसका मतलब फॉल्ट टॉलरेंस उतना अच्छा है। और अगर खींच-तान के चलता ही नहीं है, तो वो फॉल्ट टॉलरेंस है ही नहीं। समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस पे ये दोनों चीज़ रहता है, ठीक है। अब रिडंडेंसी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करके होता है? तो रिडंडेंसी पाथवेज देना पड़ता है आपको। डुप्लीकेट हार्डवेयर कंपोनेंट रखते हैं बाज़-औक़ात, मिरर्ड सिस्टम, यानी पूरा का पूरा सिस्टम का मिरर बना लेते हैं बाज़-औक़ात। ऑटोमेटिक फेल ओवर सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक फेल ओवर सिस्टम भी रखते हैं कि अगर फेल हुआ तो ऑटोमेटिक जो रिडंडेंट कंपोनेंट है ना, रिपीटेड कंपोनेंट है, उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी, ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी हाई हो जाता है कि आपका डेटा कभी गया ही नहीं, यानी चला गया तो भी नहीं गया एक तरफ से देखा जाए, और यूज़र को पता ही नहीं होता। दूसरा रिलायबिलिटी होता है ना, आपका डेटा रिलायबल है यार, मतलब सही हाथों पे पड़ा है, कभी वो वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। मिनिमाइज़ डाउनटाउन, डाउनटाउन नहीं हो पाता। डाउनटाउन का मतलब है कि वो बंद नहीं होता, पूरा जो सिस्टम है वो कभी बंद ही नहीं होता, क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंस है ना और बैकअप भी है। और दूसरा बिज़नेस कंटिन्यूटी, यानी वही बात है कि बिज़नेस कभी खत्म नहीं होता। अगर यूज़र का डेटा चले गया तो आपका बिज़नेस गया, खत्म, समझ रहे हैं आप ना? तो यूज़र का डेटा है तो बिज़नेस ऑन हो सकता है दोबारा से, क्योंकि यूज़र ही है जो आपका बिज़नेस को इस्तेमाल करेगा, सिंपल सा फैक्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डिज़ाइन ऑफ रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस मस्ट बी केयरफुल बैलेंस्ड विद कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडरेशन, प्रायोरिटाइजिंग रिसोर्स बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी। मतलब ये है कि जब आप डिज़ाइन करेंगे रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस को ना, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल डिज़ाइन और बैलेंस करना पड़ता है आपको, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को, और कंसिडर करना पड़ता है प्रायोरिटी को, यानी रिसोर्स प्रायोरिटी को कंसिडर करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है। यानी वहाँ पर गड़बड़ किया
तो भाई फिर जो बैकअप भी आपने रखा ना, आपने वो भी गड़बड़ कर दिया, तो फिर काहे का बैकअप, मतलब प्रॉब्लम है। तो रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों साथ में क्योंकि बहुत ओवरलैप करता है, मैं साथ में समझा दिया। तो आप देख सकते हैं दोबारा से अगर देखा जाए तो एडवांस नेटवर्क डिज़ाइन करने जब आप जाएँगे तो आपको इश्यू ये सब आएगा, आपको ऐसे सॉल्व करना है, आर्किटेक्चर ये देखना है, स्केलेबिलिटी में ये देखना है, रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस में ये देखना है। अब इसके बाद आता है सिक्योरिटी कंसर्न, आपको सिक्योरिटी कंसर्न तो देखना ही पड़ेगा, ये तो हर जनरेशन में है, और आज के जनरेशन में जब इंटरनेट इतना ग्रो हो रहा है ना, तो साइबर अटैक्स और साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी consideration are paramount in the design of advanced network infrastructure, as networks are significantly targeted by sophisticated cyber threat. Ensuring robust security involves implementation multiple layer ऑफ प्रोटेक्शन। क्या मतलब है इसका? सिक्योरिटी कंसिडरेशन इज पैरामाउंट इन द डिजाइन ऑफ एडवांस नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सिक्योरिटी कंसिडरेशन टॉप में है एडवांस नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों भाई इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है, तो जो सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत खतरनाक खतरनाक किस्म के साइबर अटैक्स है ना, वो किए जाते हैं कंपनीज के ऊपर। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी रॉबस्ट हो। अब देखिए यहाँ भी रॉबस्ट का वर्ड आ गया, इसका मतलब सिक्योरिटी बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रांग हो। अब आप इसमें 3, 4, 5 और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए काम में आता है। क्योंकि रॉबस्ट एक ब्रॉड वर्ड है, इसमें सब आ जाता है। यानी आप बोल सकते हैं हर तरीके से अच्छा हो, एकदम बेस्ट तगड़ा। जिसको आप कहते हैं ना कि मेरे सिक्योरिटी ये 50 नाम आपने गिनवा दिया कि ये 50 चीज़ मेरे सिक्योरिटी में है। उसको अगर आप एक शब्द में बोलना चाहते हो तो आप बोल देंगे मेरा सिक्योरिटी बहुत रॉबस्ट है, ठीक है? और रिलायबल है। तो ये एक वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आईटी में, कि रॉबस्ट, ठीक है? रॉबस्ट सिक्योरिटी होना चाहिए, इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो आपको मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ना। व्हाट इट मीन बाय मल्टीपल लेयर? मल्टीपल लेयर का मतलब है कि आपने मल्टीपल लेयर डाला। अब अगर हैकर हैक करता रहा, एक लेयर हैक करेगा, बाकी बचा हुआ। तो जब तक वो तमाम ऑल लेयर्स को हैक ना कर ले, वो आपके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये होता है मल्टीपल लेयर। अब सिक्योरिटी मेजर्स क्या-क्या होता है और एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? अब देखिए ये साइबर सिक्योरिटी के इन डिटेल अब हम लोग धीरे-धीरे जा रहे हैं, जो कि मैं अभी इसको मज़ीद ज़्यादा डिटेल में नहीं खोलने वाला, क्योंकि अभी हम लोग कौन-सा लेयर पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा समझाऊँगा मैं ओवरऑल, बट डिटेल में नहीं। डिटेल में हम लोग एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है? तो सिक्योरिटी मेजर्स कौन-कौन सा है? फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या होता है? अब आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊँ, पहले फायरवॉल्स ये होता है कि आपका पूरा का पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब कोई भी पैकेट आपके नेटवर्क पे आएगा या जाएगा, या कोई भी रिक्वेस्ट आएगा और जाएगा, वो फायरवॉल से होके जाएगा। अगर फायरवॉल रोक देगा, वो आ ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसी का थोड़ा-सा डेफिनिशन भी देख लेते हैं टेक्निकल। फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट एक्ट एज़ अ बैरियर, मॉनिटर एंड कंट्रोलर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बिटवीन ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। यानी जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली सेम है, और मेन हमने यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि फोटो देख सके आपका, यानी फोटो दिखा सकूँ आपको, ताकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए ये बहुत अच्छा सा एक जिफ बनाया हुआ है फाइल, ठीक है? तो अब देखिए ये इंटरनेट है, और यहाँ से आप देखिए कुछ ट्रैफिक रुक जा रहा है, एज़ यू कैन सी बग ऐसा गिर जा रहा है बग, और कुछ ट्रैफिक चला जा रहा है, और यहाँ पर आग बना हुआ है, ठीक है? यानी ये रॉबस्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार मतलब आप तो थ्रेट अंदर जा ही नहीं सकता। और फिर आप देखिए पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, यानी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यानी पूरा का पूरा नेटवर्क डिज़ाइन है, वो फायरवॉल के इस तरफ है। तो अंदर से जितना भी चीज़ आ रहा है, बाहर से जितना भी चीज़ आ रहा है ना, वो सब पहले चेक होगा फायरवॉल में। अगर फायरवॉल एग्री करेगा तभी वो अंदर जाएगा। अब फायरवॉल एग्री करेगा ही नहीं, कैसे? तो फायरवॉल को ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जो सिक्योरिटी इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर है, वो कॉन्फ़िगर करेगा उसको, ठीक है? तो ये फायरवॉल होता है। फायरवॉल पे हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है? इसके बाद एक होता है आईडीएस, आईपीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसको भी हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? ये भी फायरवॉल की तरह होता है, लेकिन अलग होता है थोड़ा। An intrusion detection system (IDS) is a security tool that monitor network traffic and system activity for malicious action or policy violation, altering administrator to potential threat like unauthorized access, malware, or policy breach, using method like signature-based detection, known pattern, or anomaly-based detection. Derivation of a normal behavior. IDS are critical for early threat detection, providing insights for incident response, and come in the type of host-based for individual system and network-based for network segment. It distinguish themselves from intrusion prevention system by primarily detecting and altering rather than actively blocking attack. क्या मतलब? आसान शब्दों में अगर बताएं तो यहाँ से बताते हैं आसान शब्दों में। देखिए, continuously analyze network packet or system logs file, compare activity against database of known attack
signature for establishing a baseline of normal behavior, identifying sophisticated pattern, policy violations or anomalies, alerting, sending a real-time alert to security term of logs event centrally, often a SIEM system। अब आप बोलेंगे क्या अमर भाई ये सब पढ़ दिया समझ ही में नहीं आया। देखिए पहला काम करेगा भाई आईडीएस के, वो पूरा का पूरा नेटवर्क को मॉनिटर करेगा। फायरवॉल क्या कर रहा था, वो बोल रहा था कि भाई हम आपको आने नहीं देंगे, लेकिन अगर घुस गया फॉर सम रीजन, बग घुस गया, फिर फायरवॉल कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर फायरवॉल कुछ नहीं करेगा, फायरवॉल का काम खत्म। तो लेकिन आईडीएस क्या करेगा, आईडीएस बोलेगा भाई अगर घुस भी गया ना तो हम पूरा का पूरा नेटवर्क को मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर करके पता लगाएंगे क्या दिक्कत है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। एज यू कैन सी पूरा एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज को डिटेक्ट करेंगे अलग अलग तरीका से, और फिर क्या करेंगे, ईमेल सेंड या मैसेज अलर्ट कर देंगे कि भाई इस नेटवर्क में ये गड़बड़ है, एडमिनिस्ट्रेटर तुम देख लो। ये होता है आईडीएस। समझ में आ गया। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन, वो डिटेक्ट करेगा खाली, यानी फायरवॉल फेलियर हो गया अगर तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। इतना समझ में आ गया। हाँ, फायरवॉल और दोनों में फर्क समझ में आ गया। हाँ, अब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है, फिर ये क्या होता है। अब देखिए ये एक कदम आगे है, यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है, वो सिर्फ डिटेक्ट करेगा ना, ये खुद से प्रिवेंट भी कर देगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम या आईपीएस इज अ प्रोएक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी टूल दैट मॉनिटर ट्रैफिक फॉर थ्रेट एंड ऑटोमेटिकली ब्लॉक और प्रिवेंट malicious activity like malware, DOS attack और exploits by dropping packets, resting connection and secure। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए prevention takes immediate action to stop the threat including drop malicious, यानी आसान शब्दों पे IDS खुद से कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम खुद से एक्सेस नहीं लेता है, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है, यू आर द बॉस। लेकिन IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम वो खुद से उस चीज को अगर डिटेक्ट करेगा ना, ब्लॉक भी खुद से करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई यही अच्छा है फिर, तो ये यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अगर गड़बड़ है ना तो लिजिट चीज को भी वो ब्लॉक कर देगा। तो कभी कभी आप चाहते हैं कुछ चीजों का हमें एक्सेस मिले और हम लोग ही चेक करें। तो ये टोटली डिपेंड करता है कैसे आपको क्या इस्तेमाल करना है सिस्टम के ऊपर। बट यस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम दोनों ही सेम काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डिटेक्शन डिटेक्ट करके बता देगा, प्रिवेंशन उसको प्रिवेंट भी कर देगा। ठीक है, और दोनों ही इंट्रूजन सिस्टम है, एकदम सिंपल। इसके बाद आता है इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल। इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल भी काफी सिंपल है, डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट देख लेते हैं। Encryption protocols are set of rules for secure data by encoding it, ensuring confidentiality, integrity and authentication with common example of TSL, SSL, HTTPS वगैरह वगैरह। तो हमने ऑलरेडी इसको देख लिया था ना कि HTTP है, HTTPS है, TSL है और इसी तरीके से SSL है। ठीक है, बाकी इंक्रिप्शन वाला टॉपिक जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन लेयर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कुछ नेटवर्क मेजरमेंट आपको देखना पड़ता है, यानी मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज है, फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, इंट्रूजन डिटेक्शन और इंक्रिप्शन का प्रोटोकॉल्स को। एक्सेस कंट्रोल, ये क्या होता है। अब देखिए एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल एक्सेस जो होता है ना, किसी भी चीज का एक्सेस, उसको आप कंट्रोल करते हैं कि कैसे करके एक्सेस देना है। एक होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी बोल देते हैं, जिसको RBAC बोला जाता है। अब रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, देखिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी मॉडल दैट मैसेज यूजर एक्सेस टू सिस्टम एप्लीकेशन एंड डेटा, असाइनिंग परमिशन टू प्री डिफाइंड रोल लाइक एडमिन, एडिटर, सेल्स वगैरह इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंडिविजुअल यूजर, सिंप्लीफाइंग मैनेजमेंट फॉर इन्फोर्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज बाय ग्रांटिंग ओनली नेसेसरी एक्सेस फॉर यूजर्स एंड जॉब फंक्शन। नहीं समझ में आया, ठीक है हम समझाते हैं। कोई इमेज मिल जाए तो अच्छा है, ये अच्छा इमेज लग रहा है हमको। हाँ, ये अच्छा इमेज हम इसी से समझा सकते हैं आपको इजीली। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। देखिए रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है ना, उसमें ये होता है कि मान लीजिए आपको एक लिंक दिया गया, एक लिंक आपको दिया गया वेबसाइट में कि भाई नेटफ्लिक्स में लॉगिन करो। अब वो जो लिंक है ना, वो वहां पर अगर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया गया ना, तो उस लिंक से आप कभी भी एडमिन का लॉगिन कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। वहां पर उस लिंक पे अगर आप जाके काम करेंगे तो हमेशा, चाहे कुछ भी डाल दीजिए आप, वो हमेशा आपको एज अ यूजर ही ऑथेंटिकेट करवाएगा। ठीक है, इजी वे में समझाने के लिए हमने समझाया। बाकी ये रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन वगैरह मोस्टली जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, ये बैक एंड इंजीनियर्स वगैरह करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी जो इंजीनियर्स होते हैं, इथिकल हैकर्स होते हैं, वो भी इसको पढ़ते हैं ताकि किस तरीके से ब्रेक किया जा सके इसको। ठीक है, तो आसान शब्दों में आप ये समझिए, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये होता है कि यूजर, एडमिन, एडिटर वगैरह सबको अलग अलग उसके रोल के हिसाब से वो ऑथेंटिकेट कर सके। ऑफकोर्स ऑथेंटिकेशन तो वो डालेगा ही डालेगा, लेकिन रोल के बेसिस पर। ठीक है, अगर वो अपना सही रोल यानी ऑथेंटिकेशन सही डाला, वो यूजर अपना था, लेकिन वो एडमिन वाले में डालेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, और भी इसमें काफी सारा चीज है, बट इतना अभी के लिए ठीक है। अगेन एप्लीकेशन लेयर में डिटेल पढ़ेंगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आपको ऑलरेडी पता है, MFA, यानी आप अगर एक्सेस करते हैं तो आपको मल्टीपल अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग मीडियम में वो ऑथेंटिकेशन करता है, जस्ट टू चेक कि भाई आप रियल बंदे और लेजिट बंदे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि नेटवर्क को आप यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या होता है, डिवाइड्स द कंप्यूटर नेटवर्क इनटू स्मॉलर आइसोलेटेड सब नेटवर्क सेगमेंट टू एनहांस सिक्योरिटी, कंट्रोल ट्रैफिक एंड इंप्रूवमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इंप्रूवमेंट, ठीक है, स्टॉपिंग थ्रेट फ्रॉम
थ्रेडिंग वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये होता है कि नेटवर्क को अलग अलग टुकड़ों में बांट देना एफिशिएंसी वगैरह के लिए, ठीक है। इसके बाद एक होता है सिक्योरिटी पॉलिसीज। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी का पॉलिसी होता है ना कुछ, तो ये सब एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है और ये सब सिक्योरिटी मेजर के अंदर आता है। तो जब सिक्योरिटी कंसिडरेशन, तो आपको जब सिक्योरिटी कंसिडरेशन देखना होता है ना एडवांस नेटवर्क डिजाइन में, तो आप ये दोनों को देखते हैं। सिक्योरिटी कंसिडरेशन इन नेटवर्क डिजाइन मस्ट ऑल्सो एड्रेस इमर्जिंग थ्रेट्स एंड कंपाइलेंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सच एज GDRP एंड HIPA एंड CCPA, ठीक है। ये सब, अब ये सब क्या है, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत डीप लेवल का डिस्कशन हो जाएगा। आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं ये भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दे रहा हूँ ना जितना भी आपको जरूरत है, क्योंकि अगर मैं एक साथ सब बताना शुरू कर दूँ तो सिर्फ ये फायरवॉल के ऊपर ही पूरा कोर्स हो सकता है 5 घंटे का, क्योंकि ये फायरवॉल इतना सिंपल नहीं होता है। अगर आप इन डिटेल जाएंगे ना, कोई साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे के पास जाएंगे, वो आपको इतना डिटेल तक लेके चला जाएगा ना कि दिमाग घूम जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अभी उसका जरूरत ही नहीं है ना। नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं हम लोग, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं होती। बट फिर भी मैंने अलग अलग टॉपिक जो मुझे फील हुआ कि जरूरत हो सकता है या इंपॉर्टेंट हो सकता है या जो आपको एज दे सकता है दूसरे के ऊपर, वो हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद आता है कनेक्शन मैनेजमेंट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट। कनेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? कनेक्शन मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एडवांस नेटवर्क डिजाइन, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग एफिशिएंट, रिलायबल एंड सिक्योर कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये कनेक्शन को एस्टैब्लिश, मेंटेन, टर्मिनेट वगैरह करने के लिए काम में आता है। तब देखिए की कंपोनेंट क्या है इसमें, एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन डिवाइस। दो डिवाइस के दरमियान कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाएगा, इसी तरीके से दो डिवाइस के दरमियान कनेक्शन मेंटेन करवाएगा, और इस तरीके से जब काम हो जाएगा तो दो डिवाइस के दरमियान कनेक्शन को टर्मिनेट भी करवाएगा। मैनेज करता है कनेक्शन ओरिएंटेशन, मतलब मैनेजिंग कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। यानी कनेक्शन ओरिएंटेड को मैनेज करना वर्सेस कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट एक बार और पढ़ेंगे। इफेक्टिव कनेक्शन मैनेजमेंट इज अ वाइटल फॉर ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड एनहांस द ओवरऑल नेटवर्क यूजर एक्सपीरियंस। ये हमें ऑलरेडी मालूम है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है। कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे होता है, ये भी आपको ऑलरेडी मालूम है। एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन इज अ क्रूशियल इनिशियल स्टेप इन कनेक्शन मैनेजमेंट, लेइंग द ग्राउंडवर्क फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। यानी कनेक्शन जो एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन है ना, ये क्रिटिकल इनिशियल स्टेप है, यानी क्रिटिकल पहला स्टेप होता है कनेक्शन मैनेजमेंट का, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस के दरमियान करवाने के लिए जरूरी होता है। तो इसमें दो ही तरीके का कनेक्शन हम करवा सकते हैं, आपको पता है, TCP/IP प्रोटोकॉल में या नेटवर्क लेयर में, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर में। हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं, नेटवर्क लेयर इतना लंबा पढ़ा दिया मैंने कि अभी भी नेटवर्क लेयर दिमाग से निकल रहा है मेरा। तो TCP कनेक्शन, एक TCP कनेक्शन होता है, एक UDP होता है। इन दोनों का डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है, और आगे जाके हम लोग मजीद पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स ही इस पे है, TCP और UDP पे कंप्लीट एनालिसिस, तो वो बहुत डिटेल रहेगा, इसके बाद ही शायद है, तो उस पे हम लोग देखेंगे। बट TCP कनेक्शन क्या होता है? एम्प्लॉयज 3-वे हैंडशेक टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। 3-वे हैंडशेक इस्तेमाल करता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। कैसे 3-वे करता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। इंश्योरिंग बोथ पार्टीज आर रेडी टू कम्युनिकेट एंड एग्री ऑन अ इनिशियल पैरामीटर, ठीक है, दोनों एग्री करता है इनिशियल पैरामीटर में, तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। जबकि UDP में क्या होता है? टेक्स अ कनेक्शनलेस अप्रोच, ये कनेक्शनलेस अप्रोच लेता है, बाईपासिंग द नीड फॉर अ फॉर्मल कनेक्शन एस्टैब्लिशिंग फ्रेज। यानी आपको पता ना, बहुत से लोग फॉर्मल होते हैं कि आए घर में, हाँ आप आए, बैठिए, हाँ ओके ठीक है, पानी है, हाँ पीना। दूसरे लोग आते हैं, एप्पल रखा है, लिए खाना शुरू कर दिया। तो बस ये वही है, UDP कुछ पूछेगा नहीं, कोई फॉर्मल उतना ड्रामा की जरूरत नहीं है, लेना है लो पकड़ो, सीधा भेज दिया मैंने। जबकि TCP बोलता है आपको चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, ठीक है मैं भेज रहा हूँ, उसके बाद भेजना शुरू करता है, ठीक है। तो इट्स मोर लाइक अ फॉर्मल, और इट्स मोर लाइक अ मतलब जिसको आप बोल सकते हैं कि मैनरलेस, ठीक है, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे UDP कोई मैनरलेस नहीं होता, ठीक है। अलाउइंग डेटा टू बी सेंड इमीडिएटली, यानी UDP इस पे ध्यान रखता है ना कि भाई फास्ट चाहिए डेटा, लो, इतना झोल मत करो कि हाथ मिलाओ और ये करो। TCP बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मेरा काम तो भाई एकदम सिक्योरिटी के साथ देना है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अब आप पेमेंट करते हैं तो क्या UDP के थ्रू पेमेंट करेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स आप TCP पे जाएंगे। जहां भी आपको रिलायबिलिटी चाहिए आप TCP में जाएंगे, जहां पर आपको रिलायबिलिटी उतना मैटर नहीं करता है वहां UDP जाएंगे। इस पे हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो पहले TCP सिन फ्लैग भेजेगा, फिर सामने से रिसीवर सिन एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब मालूम चल गया मुझे कि आपका सिन फ्लैग मुझे मिल चुका। उसके बाद फिर से यानी जो सेंडर है वो एक्नॉलेज भेजेगा कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिला है वो एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गया। वाह, फिर वो डेटा भेजना शुरू करता है, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग सिक्योर कनेक्शन इज वाइटल इन एनवायरनमेंट वेयर सेंसिटिव डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक SSL एंड TSL टू क्रिएट एन्क्रिप्टेड चैनल, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग सिक्योर कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनवायरनमेंट पे जहां पर सेंसिटिव डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, और उसमें बहुत सारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। यानी TCP कनेक्शन के अंदर भी बहुत सारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, SSL और TSL वगैरह को, ताकि जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड होके जाए। यानी यहाँ तो कनेक्शन अच्छा है, लेकिन डेटा जो जा रहा है वो भी इनक्रिप्ट होके जाना चाहिए, ठीक है, यानी मजीद सिक्योरिटी। इसके बाद आते हैं मेंटेनेंस कनेक्शन। ये भी बहुत सिंपल है। मेंटेनेंस कनेक्शन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिंग मैनेजमेंट, इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी एंड रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश्ड
कम्युनिकेशन चैनल। यानी मेंटेनेंस कनेक्शन क्या होता है ना, ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है एक कनेक्शन मैनेजमेंट का, जो कि इंश्योर करता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन है या जो कनेक्शन है वो कंटिन्यूटी चले, रिलायबल तरीके से चले और स्टैब्लिश रहे कम्युनिकेशन चैनल में। ऐसा तो नहीं है कि बात करना शुरू किया कनेक्शन ही टूट गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें की मैकेनिज्म्स क्या है वो देख लीजिए। फ्लो कंट्रोल टू प्रिवेंट ओवरवेलमिंग द रिसीवर, ये तो हमने इतनी बार बात कर लिया ना, अब आपको मतलब इसका मीनिंग भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, आई होप। तो इसके बाद कंडीशन कंट्रोल टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्स, ये भी आपको पता है भाई, भीड़ भाड़ को ठीक करना। इसके बाद कंटिन्यूज मॉनिटरिंग एंड एरर हैंडलिंग, कंटिन्यू वो मॉनिटर करता रहेगा इसको और एरर हैंडलिंग भी करता रहेगा, ठीक है। एरर हो गया तो फिर वो रिट्रांसमिट करेगा। सिक्योरिटी मेजर्स लाइक सेशन टाइम आउट एंड री ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो वो सेशन टाइम आउट का भी एक चक्कर होता है, हम लोग आगे ऑथेंटिकेशन लेयर में पढ़ेंगे, जो कि सिक्योरिटी मेजर होता है, जिसमें कुछ सेशन कुकीज होता है जो टाइम आउट और री ऑथेंटिकेशन का टाइम होता है। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये फिर वो बैकएंड इंजीनियरिंग का थोड़ा सा टॉपिक सामने आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी का, वो जो कि इस टॉपिक से बहुत अलग है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये होता है, बट मेजरली ये किया जाता है एप्लीकेशन लेयर पे, यानी ये जो काम होता है ना, ये काम एप्लीकेशन लेयर पे किया जाता है, लेकिन रन ये ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है। इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ कनेक्शन इज अ क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, स्पेशली इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड persistent एंड रिलायबल कनेक्शन। यानी इफेक्टिव मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस के लिए, यानी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस के लिए, स्पेशली ऐसे एप्लीकेशन पे जहां पर persistent और रिलायबल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। persistent का मतलब ज्यादा टाइम तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग कनेक्शन। जाहिर सी बात है, सब पढ़ लिया और टर्मिनेट भी पढ़ लेते हैं, ये तो और भी आसान है। हाँ, यहाँ पर कुछ नया चीज है वो हम लोग देखेंगे। टर्मिनेटिंग कनेक्शन क्या होता है? टर्मिनेटिंग कनेक्शन इज द फाइनल फेज ऑफ कनेक्शन मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स कनेक्शन मैनेजमेंट का फाइनल फेज है, जब सब कुछ काम हो गया, अब काम कुछ भी नहीं है तो डिस्कनेक्ट कर दो। इन्वॉल्विंग अ प्रॉपर क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल टू रिलीज रिसोर्स एंड इंश्योर क्लीन डिस्कनेक्शन। जाहिर सी बात है, जो रिसोर्स इस्तेमाल करे तो उसको फ्री भी करना जरूरी है ताकि दूसरा को इस्तेमाल कर सके। तो ये कैसे करेंगे? टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन कैसे होता है? टीसीपी यूज अ 4-वे हैंडशेक प्रोसेस टू टर्मिनेट कनेक्शन ग्रेसफुली। टीसीपी जब कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है ना तो 3-वे हैंडशेक करता है, जब कनेक्शन खत्म करता है ना तो 4-वे हैंडशेक करता है, ठीक है। इंश्योर ऑल द डेटा हैज बीन ट्रांसमिटेड एंड एक्नॉलेज बिफोर क्लोजिंग द कनेक्शन। वो इसलिए ताकि वो इस चीज का खास ध्यान रखना चाहता है कि भाई प्रॉपर तरीके से डेटा चले गया ना तभी जाके बंद करूंगा मैं कनेक्शन, क्योंकि टीसीपी को जाना ही रिलायबिलिटी के लिए जाता है, ठीक है। सबसे पहले फिन फ्लैग सेंड किया जाएगा, सेंडर सेंड करेगा फिन फ्लैग कि भैया काम हो गया, सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्नॉलेज करेगा रिसीवर कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, और फिर फिन फ्लैग भेजेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। यानी डबल मतलब एक होता ना कि प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर कनेक्शन टर्मिनेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिंग रिसोर्स लीक इन नेटवर्क सिस्टम। इस चीज को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, फिन फ्लैग, सिन फ्लैग, इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को आगे जाके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, एक बार और देखते हैं। कनेक्शन सेटअप के लिए 3-वे हैंडशेक, और यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है। रिलायबिलिटी इसका बहुत ज्यादा है, इसका ना के बराबर है, यानी कम है बेसिकली। ऑर्डर देखें तो सीक्वेंस डिलीवरी करता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में नहीं करता, ये गारंटी नहीं देता कि सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग इसको बोल देते हैं कि ये सीक्वेंस में करेगा, ये नॉन सीक्वेंस में करेगा। भाई नॉन सीक्वेंस में कहाँ लिखा हुआ है? नॉन सीक्वेंस में करेगा ये नहीं है, लेकिन सीक्वेंस 100% श्योर है कि मैनेज करेगा कि नहीं, नहीं जरूरी नहीं है। हो सकता है गड़बड़ हो जाए, हो सकता है सीक्वेंस में दे, ठीक है। खामोगा या बदनामी करते हो तुम लोग यूडीपी का। इसके बाद ओवरहेड हायर है लोअर है। केस अगर देखा जाए यूज केस तो फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग, ईमेल या कोई भी सेंसिटिव रिलायबल चीज के लिए, और यहाँ पर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग ऑनलाइन वगैरह इसके लिए। चूजिंग बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कंसिडरिंग ट्रैफिक रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क एनवायरनमेंट। कौन सा चीज चूज करना ये टोटली डिपेंड करेगा कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा नेटवर्क और कौन सा रिक्वायरमेंट आपका है, ठीक है। इसके बाद आता है टीसीपी विंडो मैनेजमेंट। ये क्या टॉपिक है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे। टीसीपी विंडो मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवांस नेटवर्क डिजाइन। टीसीपी विंडो मैनेजमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है एडवांस नेटवर्क डिजाइन का, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब ये जो फ्लो है ना सेंडर रिसीवर के दरमियान, उसको रेगुलेट करवाने का काम टीसीपी विंडो करता है। यानी वो जो हमने बात किया था ना कि इतना सारा डेटा बेचारा 5 एमबीपीएस से रिसीव कर रहा है, वो बेचारा 10 एमबीपीएस से सेंड कर रहा है, नहीं बेचारा थोड़ी है, उसका स्पीड तो ज्यादा है, वो 10 एमबीपीएस से सेंड कर रहा है, बेचारा 5 एमबीपीएस से रिसीव कर रहा है, तो कैसे करके करेगा? तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो हमने बोला था ना कि रेट सेट किया जाता है, तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसका नाम है टीसीपी विंडो। तो वो हम लोग देख लेते हैं अभी। की कंपोनेंट क्या क्या है? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल फॉर डायनेमिक एडजस्टमेंट। जैसे मैंने बताया कि एडजस्ट कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है वो एडजस्टमेंट डायनेमिक है ना, क्योंकि सेंडर का तो 10 एमबीपीएस था, रिसीवर का 5 था, तो डायनेमिकली सेंडर को 5 किया गया ना ताकि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो सके। तो पहला काम डायनेमिक एडजस्टमेंट करेगा। दूसरा रिसीवर एडवर्टाइज विंडो साइज, रिसीवर को एडवर्टाइज किया जाएगा, ये रिसीवर एडवर्टाइज करेगा कि भाई इतना विंडो साइज इतना ही भेजिए, इससे ज्यादा मत भेजना, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या करेगा? कंजेंशन कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी ऐसा ना हो कि भाई ट्रैफिक में पूरा भीड़ भीड़ है और आप भेज दिए, गड़बड़ हो गया। तीसरा चौथा क्या करेगा? फ्लो कंट्रोल टू प्रिवेंट रिसीवर ओवरफ्लो। तो वही बात है कि रेट सेट करेगा, प्रॉपर तरीके से भेजेगा ताकि जो ओवरफ्लो है रिसीवर के वहाँ जो बफर है या विंडो है वो ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। प्रॉपर टीसीपी विंडो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी इन डेटा कम्युनिकेशन, स्पेशली इन एनवायरनमेंट विद वेरिंग नेटवर्क कंडीशन। तो जाहिर
सी बात है, प्रॉपर टीसीपी विंडो मैनेजमेंट ज़रूरी है, एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग हाई परफॉर्मेंस, ताकि डेटा रिलायबल तरीके से आप कम्युनिकेट कर सके, डेटा को सेंड कर सके। खास करके ऐसी जगह जहाँ पर नेटवर्क का कंडीशन, यहाँ नेटवर्क कंडीशन है, तो एक अच्छा बात है कि नेटवर्क रेट या नेटवर्क स्पीड नहीं लिखा हो, क्योंकि नेटवर्क कंडीशन में और भी चीज़ आ सकता है, ठीक है? तो नेटवर्क कंडीशन यहाँ वैरी करता है। इसके बाद आता है टीसीपी फ्लो। टीसीपी फ्लो क्या है? टीसीपी फ्लो इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टीसीपी विंडो मैनेजमेंट। अब देखिए, विंडो मैनेजमेंट के अंदर ही टीसीपी फ्लो आता है, ठीक है? अलग नहीं है कोई चीज़। तो विंडो मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है टीसीपी फ्लो, जो कि डिजाइन करता है प्रिवेंट डेटा ओवरफ्लो एट द रिसीवर एंड बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर देखिए चीज और भी खुल के आ रहा है, यानी टीसीपी विंडो के अंदर रेट ट्रांसमिशन तो होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई वो जो सेट किया जाता है, लेकिन वो जो सेट करेंगे ना, उसका स्पेशली कंपोनेंट का नाम है टीसीपी फ्लो कंट्रोल। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ है ना, जैसे मैंने बताया कि भाई ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल किया बड़ा अच्छा है। क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर रेट वाला दिक्कत है ये तो संभाल लेगा, लेकिन रेट के अलावा अगर कोई दिक्कत है कंडीशन में, नेटवर्क में, तब जाके ये बाकी चीज़ संभालेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये काम करता है, मैकेनिज्म ये सब भी तो करता है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रेट ही संभाल रहा है। तो ये ब्रॉडर है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट है, ठीक है? तो ओवरऑल नेटवर्क कंडीशन को मैनेज किया जाता है, प्रिवेंट डेटा ओवरफ्लो, रेट ट्रांसमिशन। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है? डायनामिकली एडजस्ट द सेंडर्स डेटा ट्रांसमिशन रेट बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर थ्रू द एडवर्टाइज विंडो साइज। यानी वही बात है, ये कनेक्ट हो रहा है कि रिसीवर एडवर्टाइज करेगा विंडो साइज को कि भाई हम इतना ही स्पीड से रिसीव कर सकते हैं भैया, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है हम उतना ही कर लेते हैं। देन विच इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा रिसीवर कैन करंटली एक्सेप्ट। यानी एकदम सिंपल, कोई डिफिकल्टी इसमें है ही नहीं, ठीक है? इस तरीके से इफेक्टिव टीसीपी फ्लो जब कंट्रोल करते हैं आप, तो इससे ये बेसिकली वाइटल होता है मेंटेनेंस करने के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए, पर्टिकुलरली ऐसी जगह जहां पर डाइवर्स हाई ट्रैफिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक हो गया? तो टीसीपी फ्लो भी समझ में आ गया आपको। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल, जाहिर सी बात है फ्लो कर लिया तो कंजेशन भी करना पड़ेगा ना, तो टीसीपी कंजेशन कंट्रोल इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ टीसीपी विंडो मैनेजमेंट। अब देखिए, विंडो मैनेजमेंट के अंदर से अब एक एक कंपोनेंट को खोल खोल के निकाल रहे हैं, ठीक है? एक फ्लो को निकाला, एक सॉरी कंजेशन कंट्रोल को निकाल रहे हैं। इसका काम क्या है? एम एट इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी फॉर एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। ये स्टेबल रखना चाहता है, यानी भीड़ बहुत है फिर भी ये स्टेबल कनेक्शन रखना चाहता है। तो इसमें दो ऑप्शन होता है, ये दो पॉइंट होता है, वैसे दो से ज्यादा है बट इंपॉर्टेंट दो है यहाँ पर। स्लो स्टार्ट एल्गोरिदम, ये क्या करता है? बिगिन विद स्मॉल कंडीशन विंडो साइज, यानी स्टार्ट जब करेगा ना तो कंडीशन विंडो कम रहेगा, लेकिन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली अंटिल द थ्रेशोल्ड इज रिच। तो लेकिन वो बढ़ाता रहेगा अंटिल जो एक थ्रेशोल्ड होता है ना कि भाई इतना ही जा सकते हैं, वो रिच हो जाए, तब तक वो बढ़ाता रहेगा जब तक रिच ना हो, ठीक है? इसी तरीके से यानी आम जबान में बढ़ाता रहेगा। कंडीशन अवॉइडेंस होता है, इसमें क्या होता है? इंक्रीमेंटली एडजस्ट द विंडो साइज टू अवॉइड सैचुरेटिंग द नेटवर्क आफ्टर द स्लो स्टार्ट फेज। यानी स्लो स्टार्ट फेज के बाद ये क्या करता है? इंक्रीमेंट करेगा एडजस्ट करने के लिए विंडो साइज को, ठीक है? तो ये दोनों तरीका होता है आपका भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए, यानी कंजेशन कंट्रोल करने के लिए। फास्ट रीट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी मैकेनिज्म हेल्प टीसीपी क्विक रिकवर फ्रॉम पैकेट लॉस, मेंटेनिंग कंटिन्यूटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यानी फास्ट रीट्रांसमिट जब करता है या फास्ट रिकवरी मैकेनिज्म जो होता है टीसीपी के अंदर, वो उसको हेल्प करता है कि भाई क्विक पैकेट रिकवरी कर ले जो भी डेटा लॉस हुआ था उससे। इससे टीसीपी को मेंटेनेंस, कंटिन्यूटी और रिलायबिलिटी डेटा ट्रांसमिट वो कर सकता है और उस पर भरोसा बना रहता है, ठीक है? इसके बाद आता है विंडो स्लाइडिंग। अब ये विंडो स्लाइडिंग क्या है? दोबारा यहाँ पर आएंगे हम लोग विंडो मैनेजमेंट में, तो आप देखिए विंडो स्लाइडिंग भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है? क्या होता है वो समझ लेते हैं। विंडो स्लाइडिंग इज अ क्रूशियल फीचर ऑफ टीसीपी विंडो मैनेजमेंट दैट enhance the efficiency and performance of data transmission over high speed network। यानी अब इसका काम ये है कि हाई स्पीड नेटवर्क के ऊपर डेटा को प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट करवा दो। एड्रेसिंग टीसीपी लिमिटेशन, अब टीसीपी का जो लिमिट है ना उसको एड्रेस करता है ये। ट्रेडिशनल टीसीपी विंडो साइज आर लिमिटेड टू 16 बिट, यानी नॉर्मल टीसीपी जो होता है ना, नॉर्मल टीसीपी का जो विंडो साइज होता है वो 16 बिट होता है, यानी 65,535 बाइट्स टोटल होता है, ठीक है? 16 बाइट्स ही टोटल होता है, ये इसका साइज है, लिमिट है। विच कैन बी बॉटलनेक इन हाई स्पीड नेटवर्क, तो हाई स्पीड नेटवर्क में ये बॉटलनेक हो जाता है, यानी मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, फील हो जाता है, आप बोल सकते हैं। विंडो स्केल अलाउ टीसीपी टू नेगोशिएट लार्ज विंडो साइज। अब टीसीपी क्या करता है? टीसीपी विंडो स्केल क्या करता है? जब लार्ज नेटवर्क या हाई स्पीड के साथ काम करते हैं, वो बोलता है भाई थोड़ा सा और बढ़ा दो, यानी थोड़ा सा और काम ले लो, तो ये काम वो मेजरली करता है, ठीक है? यानी विंडो साइज इंक्रीजमेंट, अगर आम जबान में आप इसको समझने की कोशिश करें तो विंडो स्केलिंग इज अ पर्टिकुलरली बेनिफिशियल, बल्कि ये बहुत अच्छा वर्ड है, इंक्रीज से बेहतर वर्ड है विंडो स्केलिंग, ठीक? क्योंकि आप थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे तो इंप्रेशन भी अच्छा जमेगा ना। विंडो स्केलिंग इज अ पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। विंडो स्केलिंग पर्टिकुलरली बेनिफिशियल कब होता है? जब ऐसा एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को करता हो, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग वगैरह वगैरह, सच एज लार्ज फाइल ट्रांसफर, स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डेटा इंटेंसिव वेब एप्लीकेशन। ठीक हो गया, ये भी सिंपल था, समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। अब ये क्या होता है भाई? ये एक नया
नाम आप सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ईज़ी है। कैसे करते हैं? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ टीसीपी विंडो मैनेजमेंट। अब ये भी विंडो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इन एडवांस नेटवर्क डिज़ाइन में टीसीपी विंडो मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी होता है, एम्ड एट ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टीसीपी कनेक्शन टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट। क्या है इसमें? देखिए, की पैरामीटर्स टू ट्यून, यानी जो विंडो होता है ना, मैनेजमेंट विंडो है टीसीपी का, उसमें कुछ पैरामीटर्स को आप ट्यून करते हैं। जैसे कि टीसीपी विंडो का साइज को ट्यून करते हैं, मैक्सिमम सेगमेंट साइज को ट्यून करते हैं, जिसको एमएमएस भी कहा जाता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, इसको भी आप ट्विक कर सकते हैं, यानी ट्यून कर सकते हैं, मतलब ट्विक का मतलब बदल सकते हैं थोड़ा सा। ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक, इसको भी आप पैरामीटर को ट्यून कर सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग टेक्निक लाइक सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट यानी SAKC, फास्ट रीट्रांसमिट एंड कंडीशन कंट्रोल एल्गोरिथम कैन फर्दर इनहेंस टीसीपी रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिलायबिलिटी। तो अगर आप कुछ टेक्निक को इन्वॉल्व करें, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट वगैरह को, तो ये और भी फास्ट रीट्रांसमिट करता है, कंडीशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स, और भी इसको इनहेंस बनाता है टीसीपी रिस्पॉन्सिवनेस और रिलायबिलिटी को। यानी आप बोल सकते हैं ये एक्स्ट्रा ट्यूनिंग है, भाई काम तो ठीक कर रहा है इसके बिना भी, लेकिन और अच्छा बना दो ना, क्या ही जाता है आपका। और ये हमारा फाइनल था, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बाय द वे। और अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि एडवांस नेटवर्क डिजाइन जब आप करते हैं तो ये क्रिटिकल फील्ड होता है मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हमें ऑलरेडी पता है। और ये शेप करता है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को दैट अंडरपिन आवर डिजिटल वर्ल्ड, जो हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं। इट्स इनकम्प्रेस अ वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक एंड स्ट्रेटेजीज टू क्रिएट अ नेटवर्क दैट आर फंक्शन सिक्योरेबल स्केलेबल रिलायंस। और ये बेसिकली इस पे आता है, इनकम्प्रेस करता है वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक आता है, इस पे बड़ा टेक्निक आता है, स्ट्रैटेजी आता है इस वर्क यानी नेटवर्क को बनाने के लिए, ताकि वो प्रॉपर काम कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करे और रिलायंस भी प्रोवाइड करे। इनमें की प्रिंसिपल क्या होता है? यानी अब आप पूरा का पूरा एक ओवरऑल एक बार में आप समझना चाहते हैं कि एडवांस नेटवर्क डिजाइन करेंगे, एक बार में बताओ कि क्या क्या चाहिए हमें। तो एक बार में क्या क्या है, देखिए की प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए और परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स आपके नेटवर्क में होना ही होना चाहिए। अच्छा, फ्यूचर कंसिडरेशन आपको ये भी देखना है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आप इस्तेमाल कर सके, स्केलेबिलिटी अच्छा होगा तो कर पाएंगे। इवॉल्विंग थ्रेट को अगर आप बचाना चाहते हैं, सिक्योरिटी अच्छा होगा तो आप बचा पाएंगे। इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी, अगर इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, तो रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी अच्छा होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जाहिर सी बात है आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर पाएंगे, ठीक है। और ये सब जब करते हैं तो परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट। द ऑनगोइंग एडवांसमेंट इन दिस फील्ड विल कंटिन्यू टू डराइव इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। यानी अभी जो ऑनगोइंग एडवांसमेंट हो रहा है ना इस फील्ड में, नेटवर्किंग के डोमेन में, आईटी के डोमेन में, ये बेसिकली बहुत सारा इनोवेशन और एफिशिएंसी की तरफ लेके जाता है। इंश्योरिंग द नेटवर्क सिस्टम आर रोबस्ट इनफ टू हैंडल चैलेंजेस फॉर फ्यूचर। और इस चीज का खास ध्यान रखना जरूरी है कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी या जो चैलेंजेस आएंगे ना, उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके, जो सिस्टम आप आज बना रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं आप कि फ्यूचर के लिए फ्यूचर कंसिडरेशन बेसिकली। तो अब जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो तो एकदम बच्चे वाले क्वेश्चन आंसर है, 3 हमने पिक कर लिए यहाँ पर। लाइक व्हाट आर द की कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग स्केलेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो भाई नेटवर्क आर्किटेक्चर को स्केल बनाना है तो की डिजाइंस बता दो उसमें से, तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं। हाउ डज नेटवर्क सिक्योरिटी प्ले अ रोल इन एडवांस नेटवर्क डिजाइन, तो वो भी आप बता सकते हैं, भाई बहुत जगह रोल प्ले करता है। व्हाट आर द मेन टेक्निक फॉर मैनेजिंग टीसीपी कनेक्शन इन एडवांस नेटवर्क, तो भाई टीसीपी कनेक्शन को मैनेज करने का ये आप बता सकते हैं डिटेल में, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो हमने आज अब देखिए ये पूरा चीज कवर कर लिया फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। एक बार अगर मैं रिफ्रेशर दूं आपको, क्या क्या हमने पढ़ लिया। हमने एडवांस नेटवर्क डिजाइन कैसे करते हैं उसको समझा। फिर हमने देखा कि जब आप एडवांस नेटवर्क डिजाइन करेंगे तो आपको ये इश्यूज आएगा, आपको टेक्निकल कंसिडरेशन भी रखना है, आपको स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन भी रखना है। फिर आपको नेटवर्क का आर्किटेक्चर देखना होता है जब आप एडवांस डिजाइन करते हैं नेटवर्क में, उसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज का ध्यान रखना होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना होता है। फिर आपको स्केलेबिलिटी का ध्यान रखना होता है जब आप एडवांस नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो और उसमें ये की फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। फिर आपको रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस का ध्यान रखना होता है जब आप एडवांस नेटवर्क डिजाइन करते हैं, जिसमें रिडंडेंसी में की कंपोनेंट्स ये है और उसका बेनिफिट्स आपको ये मिलता है। फिर जब आप एडवांस डिजाइन करते हैं नेटवर्क को, ये नेटवर्क एडवांस डिजाइन करते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी कंसिडर आपको रखना पड़ता है। वहां पर सिक्योरिटी मेजर्स में आपको ये 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है खास करके, और एक्सेस कंट्रोल का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर आपको कनेक्शन मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी डिजाइन में, जिसमें कुछ की कंपोनेंट्स एस्टैब्लिशिंग करना, मेंटेन करना, टर्मिनेट करना और मैनेज करना, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस को समझना, दोनों में क्या फर्क है। फिर हमने एस्टैब्लिशिंग पढ़ा, मैनेजिंग पढ़ा, टर्मिनेटिंग पढ़ा और इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ा। फिर टीसीपी विंडो को हमने डिटेल में समझा कि भाई अगर आप एक अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ना कनेक्शन को, जैसे ऊपर हमने देखा ना कनेक्शन एस्टैब्लिश वगैरह, तो उसमें टीसीपी इस्तेमाल होगा। तो टीसीपी का विंडो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टीसीपी के विंडो में स्लाइड, रिसीवर, साइज, कंडीशन और कंट्रोल फ्लो, ये 4 की पॉइंट हमने पढ़ा यहाँ पर। और फिर एक एक को डिटेल से पढ़ा। टीसीपी फ्लो कैसे होता है, टीसीपी कंडीशन कंट्रोल कैसे करेंगे, विंडो स्लाइसिंग स्केलिंग कैसे करेंगे और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे करेंगे। तो फाइनली हमने फिर समझा कि ये कुछ की प्रिंसिपल है अगर
एडवांस नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे तो ये होना ही होना चाहिए और ये सब तब अप्लाई होगा जब ये तमाम चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ा इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे तब और साथ ही साथ इसको भी कंसिडर करके चलना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बल्कि वीडियो के क्रैश कोर्स। तो ये हमारा था बेसिकली सेकंड पार्ट ट्रांसपोर्ट लेयर का और कुछ टॉपिक्स बाकी है ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह अगले क्रैश कोर्सेज में। देन हम लोग एप्लीकेशन लेयर की तरफ चलेंगे जो हमारा एक फाइनल लेयर होगा। उसके बाद भी कुछ और मिसलेनियस टॉपिक भी है या कुछ बोनस टॉपिक जो मैंने सोचा है कि जहाँ पर मैं एक-एक छोटा-छोटा टॉपिक को उठा के आपको समझाऊँगा, जो कि इम्पोर्टेंट है मैं समझता हूँ और अगर साइबर सिक्योरिटी डोमेन में कोई जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल वो होगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।